आज हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि एक ऐसा ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जो कि क्या करता है कि जो आपका सबस्टांस है, मिक्सचर ऑफ सबस्टांस है, उसको सेपरेट करता है। तो कैसे सेपरेट करता है? इसमें दो फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी फेज जो है हमेशा फिक्स्ड रहता है कॉलम में, और मोबाइल फेज जो है वो मूविंग फेज होता है। वो स्टेशनरी फेज के थ्रू जो है आपका कॉलम में मूव करते रहता है। तो जो भी सबस्टांस होगा, मिक्सचर ऑफ सबस्टांस, और ये स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज का क्या होता है, पोलरिटी होगा कुछ ना कुछ। या तो हो सकता है कि वो ज्यादा पोलरिटी का हो, अगर मान लेते हैं स्टेशनरी फेज ज्यादा पोलरिटी का है या फिर मोबाइल फेज कम पोलरिटी का है, तो इस टाइप से पोलरिटी, अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग पोलरिटी होता है। तो जो सबस्टांस हम लेंगे, तो ये आपका स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के हिसाब से आपको लिया जाता है। जो जो भी आपका सबस्टांस लेंगे हम, उसी हिसाब से आप स्टेशनरी फेज या मोबाइल फेज का आप लोग सिलेक्शन करेंगे। अगर हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी को समझना चाहें तो उससे पहले आप सिंपल वाटर डिस्टिलेशन टेक्निक को आप समझें, तब आपको ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी और आसानी से समझ में आ सकता है। यहाँ पे देखिए, आप जो है 8th 9th में आप एक्सपेरिमेंट देखे होंगे या एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि देखिए, ये ऊपर से आप डर्टी वाटर डालिएगा, इसमें कुछ पत्थर के टुकड़े या पेबल्स हैं, और यहाँ पे क्या है, सैंड जो है आपको फिक्स किया जाता है, और लास्ट में क्या होता है, कॉटन होता है, कॉटन प्लग होता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि वाटर जो है आपको फिल्टर होकर के आ जाएगा, और यही कुछ एडवांस बनाया जाता है थोड़ा सा। तो ये जो आपका जितना भी वाटर प्योरिफिकेशन टेक्निक होता है, तो ये सेम आपका इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करें, या उसमें भी क्या हो रहा है, प्योरिफिकेशन हो रहा है, तो वो भी जो है मिला जुला करके आपको इसी टेक्निक पे वर्क करता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या यूज होता है। तो देखिए, ये जो है आपका बोरोसिलिकेट का आपका इस तरह का एक कॉलम होगा, ठीक है। चूंकि इसका नाम ही कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, तो इस टाइप का एक कॉलम होगा। तो इसमें क्या है, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होगा कि जो कंटिन्यूअसली मूव करता रहे। और मोबाइल फेज यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मोबाइल फेज जो है या तो आप जो है सिंगल सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, या टू सॉल्वेंट, या फिर एक्सोटिक सॉल्वेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं। सिंगल सॉल्वेंट की अगर बात करें, तो इसमें हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोलियम ईथर या हेक्सेन का यूज किया जा सकता है। इसमें आपको लिस्ट पोलर से लेकर के मोस्ट पोलर सबस्टांस आपको यूज किया जाएगा। और अगर डबल सॉल्वेंट यानी कि टू सॉल्वेंट की बात करें, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा कि इसमें मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, जैसे कि ईथर प्लस ईथर पेट्रोलियम, ईथर प्लस आइदर पेट्रोलियम, या ईथर हेक्सेन, या पेंटेन जो है आपका यूज किया जा सकता है। यहाँ देखिए, मोस्ट कॉमनली क्या यूज किया जाता है, हेक्सेन प्लस इथाइल एसीटेट या डाइक्लोरोमीथेन, इसको डीसीएम भी बोला जाता है। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे देखिए, इसमें पोलर और ये पोलरिटी के हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पे आपका मोबाइल फेज का चूज करेंगे कि कौन सा मोबाइल फेज यूज करना है हमको। हमको जो भी सबस्टांस प्यूरिफाई करना है, उसी हिसाब से मोबाइल फेज का हम लोग पोलरिटी डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमको सबस्टांस का पोलरिटी पता होगा कि क्या किस पोलरिटी का वो सबस्टांस है, उसी हिसाब से हम लोग जो आपका मोबाइल फेज है उसका भी पोलरिटी हम लोग क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर देखेंगे, हाँ, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आपका मोबाइल फेज है। यहाँ पे क्या है कि सैंपल आपका आएगा, और यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे जो है आपका कॉटन या ग्लास ऊल होता है, यानी कि कॉटन का एक टुकड़ा होता है जिसको कि यहाँ पे फिक्स किया जाता है। और ये क्या करता है, स्टेशनरी फेज को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे सैंड है, तो ये सैंड क्या करता है कि इसके ऊपर स्टेशनरी फेज आकर के बैठ जाएगा सही से। तो ये कॉटन का क्या काम है कि ये स्टेशनरी फेज और सैंड को जो है बाहर निकलने या गिरने नहीं देगा, ठीक है। एक ये स्टैटिक मीडियम वहां पे बना देगा। अगर हम लोग फिर स्टेशनरी फेज की बात करें, तो स्टेशनरी फेज में आपका क्या क्या यूज होता है, सिलिका, अल्मुना, एल्यूमिना या सेलुलोज का यूज किया जा सकता है। अब देखिए, स्टेशनरी फेज में होता क्या है, स्टेशनरी फेज में अगर सिलिका का यूज कर रहे हैं, तो सिलिका के देखिए ये क्रॉस सेक्शन लिया गया है, माइक्रोस्कोपी इसका किया गया। तो ये क्या है, देखिए ये नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो मान लेते हैं कोई भी आपका सबस्टांस है, तो ये क्या है कि एकदम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसको देखा गया तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो कोई भी सबस्टांस है, तो अगर वो इसके थ्रू अगर मूव करेगा, तो ये क्या होगा कि अगर आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक, या जिस जैसा अगर इसका सिलिका का जो पोलरिटी है और वही सेम सबस्टांस का पोलरिटी रहेगा, तो वो क्या होगा, इसके साथ जो है मिल जाएगा, या इसके साथ रुक जाएगा, या फिर क्या बोल सकते हैं कि वो देर से बाहर आएगा या देर से इल्यूट होगा।
ठीक है। और मान लेते हैं कि इसका जो हम सबस्टांस यूज कर रहे हैं वो सिलिका के पोलरिटी से डिफरेंट है, यानी कि अपोजिट पोलरिटी का है, तो वो आसानी से इससे पास आउट हो जाएगा या फिर निकल जाएगा। तो उसी हिसाब से आपका सबस्टांस का सेपरेशन किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे जो है हम लोग स्टेप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम। तो प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ कॉलम में क्या करेंगे हम लोग, कॉलम जो है आपको वर्टिकल स्टैंड पे लगा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि आपका पैकिंग ऑफ द हम लोग कॉलम करते हैं। तो पैकिंग ऑफ द कॉलम में क्या करेंगे, दो टाइप का पैकिंग हो सकता है, वेट मेथड हो सकता है या ड्राई मेथड हो सकता है। वेट मेथड में आपका क्या होता है, स्लरी का प्रिपरेशन किया जाता है। ये स्लरी क्या होता है, स्लरी का मतलब होता है घोल एक तरह से। तो स्लरी में क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका सिलिका है। तो सिलिका को हम लोग डीसीएम यानी कि मोबाइल फेज के साथ मिक्स करेंगे और उसका एक जो है स्लरी बनाएंगे, यानी उसका घोल बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको जो है हम लोग लोड करते हैं क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है इसमें कॉटन कॉटन प्लग इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और ये रॉड है, इसके थ्रू जो है हम लोग अच्छे से इसमें इंसर्ट कर देंगे कॉटन प्लग। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें सैंड हम लोग डालेंगे। सैंड जो है आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट में रहना चाहिए। कॉटन प्लग जो है ज़्यादा कॉटन भी नहीं डालना है ताकि वो मोबाइल फेज को भी मूव ना करने दे, तो आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट में कॉटन डालना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि आपका सैंड डाल दिए। सैंड डालने के बाद क्या करेंगे, जो हम लोग जो ये प्रिपेयर किए हैं, स्लरी प्रिपेयर किए हैं, तो स्लरी का आप लोग इसमें जो है, इसमें पहले मोबाइल फेज डालते हैं, ठीक है। मोबाइल फेज डाल दिए, उसके बाद जो स्लरी प्रिपेयर किए रहते हैं तो वो स्लरी हम लोग इसमें डाल देते हैं। मोबाइल फेज जो प्रिपेयर करते हैं तो एक बार हम लोग जो मोबाइल फेज डालते हैं तो एक बार हम लोग इल्यूट करने देते हैं, यानी कि इससे बाहर एक बार निकालने देते हैं ताकि उसका एक तरह से कैलिब्रेशन एक तरह से हो सके। तो कैलिब्रेशन के लिए हम लोग एक बार मोबाइल फेज को बाहर निकलने के लिए देते हैं। तो वही सेम चीज जो है आपको यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। प्रिपेयर स्लरी विथ ऑफ सिलिका जेल विथ अ सुटेबल सॉल्वेंट एंड पोर जेंटली इनटू द कॉलम। ओपन द स्टॉप कॉक। तो स्टॉप कॉक ओपन कर करके हम लोग जो सॉल्वेंट रहेगा उसको ड्रेन आउट होने देंगे और उसके बाद जो हम लोग जो स्लरी बनाए हैं उसको उसमें पुट ऑन कर देंगे, यानी रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए दो चीज होता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग का कॉलम जो है बन गया है। अब देखिए ड्राई मेथड में हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, वेट मेथड ज़्यादा यूज किया जा सकता है। तो ड्राई मेथड में क्या करते हैं कि पाउडर फॉर्म हम लोग लेते हैं, तो इसमें क्या, ये पाउडर फॉर्म स्टेशनरी फेज में होता है और ये डायरेक्टली ऐड किया जाता है और उसके बाद जो है मोबाइल फेज ऊपर से ऐड कर दिया जाता है। तो स्टेप 2 में क्या है कि हम लोग क्या ऐड करेंगे, सैंपल ऐड करेंगे जिसको कि हम लोग प्यूरिफाई करना है। तो सैंपल का देखिए दो कंसेप्ट हो सकता है, या तो वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करे या तो फिर स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करे। अगर वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता है तो वो क्या होगा कि मोबाइल फेज जो है आपका मूव करने वाला फेज है, तो वो जो है आपको फास्टली इल्यूट हो जाएगा, यानी कि वो पहले बाहर निकल जाएगा। और अगर बात करें कि वो स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा मूव करेगा तो वो क्या होगा, वो स्लोली इल्यूट करेगा, यानी कि वो धीरे धीरे इल्यूट करेगा, यानी वो लेट से बाहर आएगा, ठीक है। तो यही सेम कंसेप्ट है। इसके बाद देखिए आपका इल्यूशन का कंसेप्ट आता है। इल्यूशन में क्या होता है कि इल्यूशन में आपका दो टाइप का इल्यूशन होता है। इल्यूशन यानी कि बाहर निकलना, ठीक है। आपका तीन टर्म आता है, एक इल्यूएंट, इल्यूआइट और इल्यूएट। तो इल्यूएंट, ELUENT, इल्यूएंट मतलब होता है आपका मोबाइल फेज जो भी है तो उसको इल्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। इल्यूआइट मतलब ELUITE, इसका मतलब होता है कि अगर सैंपल जो है आपका कॉलम से बाहर आ रहा है तो इसको इल्यूआइट बोलते हैं। और इल्यूएट, ELUATE का अगर हम लोग मतलब देखें तो इसको जो है अगर मोबाइल फेज जो है कॉलम से बाहर आ रहा है तो हम लोग इल्यूएट बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, दो टाइप का आपको इल्यूएशन होता है, यानी कि दो तरह से आपको बाहर निकल सकता है ये आपका जो भी सबस्टांस प्यूरिफाई करना है। तो आपका ग्रेडियंट इल्यूशन होता है और आइसोकैट्रिक इल्यूशन होता है। आइसोकैट्रिक इल्यूशन आपका मोर कॉमन होता है। आइसो मतलब होता है सेम और कैट्रिक मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का जो होता है वो सेम रखा जाता है। और ग्रेडियंट इल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे क्रोमेटोग्राम का इंक्रीज किया जाता है। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है। क्यों इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि जो सबस्टांस हम लोग को प्यूरिफाई करना है उसका क्या होता है कभी कभी कि वो स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन करता है या स्टेशनरी फेज के जैसा ही वो सबस्टांस होता है। यानी कि स्टेशनरी फेज अगर नॉन पोलर है तो सबस्टांस भी हमारा नॉन पोलर है, तो वो उससे क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग को मोबाइल फेज का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो
ऑयल फेज में मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है, जैसे कि वाटर और मिथानॉल यूज हो सकता है, तो जो स्ट्रांग रहेगा कंपाउंड उसका हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे और वो क्या करेगा कि बॉन्ड को तोड़ देगा और आपका इल्यूशन या फिर वो कंपाउंड जो है बाहर आपका आ जाएगा। यही चीज है। फिर यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम लोग जो है सैंपल डाले हैं, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग डेंसिटी या अलग अलग कंसंट्रेशन के हिसाब से अलग अलग टाइम पे वो सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है और अलग अलग टाइम पे हम लोग इसको ये इल्यूट कर लेंगे या फिर अलग अलग जो आपका बीकर है उसमें हम लोग उसको निकाल लेंगे और उसका फिर क्या कर सकते हैं, एनालाइज करेंगे। एनालाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं या फिर और जो है डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है आप लोग उससे एनालाइज कर सकते हैं। ये कलेक्शन कैसे किया जाता है, कलेक्शन ऑफ एंड एनालिसिस ऑफ फ्रैक्शन। तो एनालिसिस ऑफ फ्रैक्शन जो है कैसे हो सकता है, ये या तो थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी की तरह होगा, तहत होगा, यानी जो आप सबस्टांस को निकाले हैं तो उसको जो है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी से आप लोग ये करेंगे, आप लोग पता करेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग मटेरियल है, डिजायर्ड कंपाउंड है और ये आपका सैंपल है, ये आपका सैंपल है और डिजायर्ड कंपाउंड आपको जो कंपाउंड चाहिए था और ये स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो तीनों को इस तरह से रख दिए। अब यहाँ पे आपका सैंपल जो है कितना दूर गया और यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल क्या था और डिजायर्ड कंपाउंड क्या था। तो डिजायर्ड कंपाउंड और सैंपल से जो है हम लोग ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये आइडियल कंपाउंड है। तो इसी से हम लोग RF फैक्टर निकाल करके हम लोग को पता कर सकते हैं कि हम लोग जिसका प्योरिफिकेशन करना चाह रहे थे सही से प्योरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम लोग ये थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी फर्दर आगे डिस्कस कर लेंगे सही से डिटेल से। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कॉलम में जो है कि फ्रैक्शनेशन कैसे करेंगे, एनालिसिस या फ्रैक्शन को अलग अलग कैसे करेंगे। तो या तो हम दो तरह से अलग कर सकते हैं, या अगर कलर्ड कंपाउंड है तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग जो है अलग कर सकते हैं। देखिए कलर्ड कंपाउंड है तो इस तरह से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि अलग कर करके एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि नॉन कलर या कलरलेस कंपाउंड है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे एनालिसिस, उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर कैलोरीमीटर या फिर यूवी एब्जॉर्प्शन मेथड से उसका एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो और जो भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है उसका हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे और भी डिटेल से। थैंक यू।